that China-Pakistan economic corridor is an economic undertaking open to all countries in the region. It has no geographical boundaries. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दो राय। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे चाइना के वन बेल्ट वन रोड समिट, जिसमें नवाज शरीफ ने भी खिताब किया। फिर दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे पाक इंडिया ताल्लुकात, और आखिरी हिस्से में हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स की सिक्योरिटी एजेंसीज़ की राय जो उन्होंने कांग्रेस को दी है कि पाकिस्तान फाइट अगेंस्ट टेरर में कमज़ोर रहा है। आज हमारे साथ असद खान नहीं है कुछ मसरूफियात की वजह से, लेकिन हमारे पास है सैयद बाकिर सजाद जो डिफेंस एनालिस्ट है। थैंक यू बाकिर साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अच्छा, आप पहले ये बताएं, जो हमारी अब एक खिचड़ी बन रही है सी पैक की, उसमें हमने और ज़रा गोश्त डाल लिया, 124 बिलियन तक पहुँच गया। तो ये जो सारा अब चल रहा है, आज नवाज शरीफ ने भी जो स्पीच की थी, इसमें इन्होंने एक बात की थी कि वो जो हमारे रीजनल एलाइज हैं, जो हमारे नेबर्स हैं, कि वो भी इसके एडवांटेज लें। लेकिन जब इतने बॉर्डर टेंशन्स है, क्या ये प्रैक्टिकल बात है या ये सिर्फ रेटरिक है? इस तरह से है कि जी पाकिस्तान की तो ये यकीनन ख्वाहिश रहेगी कि जितने मुल्क इसमें शामिल हों, क्योंकि जब कनेक्टिविटी बढ़ती है, लोगों के पॉजिटिव स्टेक्स क्रिएट होते हैं, तो इस तरह से पीस के भी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। तो नवाज शरीफ साहब मेरा ख्याल में उस डायरेक्शन में बात कर रहे थे, क्योंकि जब तक ये राइवलरीज रहेंगी, सी पैक की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ भी उसी तरह से कंस्ट्रेन होती जाएंगी। अभी आप ये जो ओबर समिट हो रहा है वहाँ पर बीजिंग में, आपने देखा होगा कि इंडिया बाहर बैठा हुआ है। इंडिया ने ये उनकी इनविटेशन रिजेक्ट कर दी थी। अब उसके पीछे जो है उसके दो रीज़न्स हैं। एक तो यह है कि वो सी पैक से उसके इख्तलाफात हैं कि जी सी पैक में पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया गया। दूसरा उसके अपने इंडिया चाइना के साथ भी कुछ इश्यूज हैं, लेकिन प्राइमरी उनका ऑब्जेक्शन सी पैक के ऊपर है। और जो इंडिया के मूव्स हैं कि वो पोर्ट्स डेवलप करे ईरान में, क्या ये एक रियलिस्टिक राइवलरी बन सकती है? लेकिन जिस तरह का पाकिस्तान ईरान का रिलेशनशिप है और जिस तरह से हमने मूव करके उसको डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करने के लिए उनको कोशिश कर रहे हैं, इंडिया की यकीनन ये ख्वाहिश है कि एक इस तरह का परसेप्शन क्रिएट हो कि राइवलरी है। लेकिन उन दोनों की आप देख लें नेचर, गवादर की और चाबहार की, वो डिफरेंट है। ये डीप सी पोर्ट है, उसकी इतनी कैपेसिटी चाबहार की नहीं है। दोनों सिस्टर पोर्ट्स के तौर पे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इंडिया हम लोगों को उसकी एक ब्रॉडर स्ट्रेटजी है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करे, तो वो ये चाहेगा कि एक परसेप्शन स्ट्रेंथन हो कि ईरान में भी कि जी पाकिस्तान राइवल कर रहा है, और पाकिस्तान में कि चाइना वो उसको ईरान को राइवल कर रहा है। इसी तरह अफगानिस्तान के साथ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ा रहा है। तो ये एक इंडियन डिज़ाइन हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब देखें ग्राउंड के ऊपर, तो ना ये ईरान के इंटरेस्ट में है, ना ईरान के उस चाबहार पोर्ट पे इतनी कैपेसिटी है कि वो पाकिस्तान के ये जो गवादर में जो हम करना चाह रहे हैं, जो कि फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होगा सी पैक का, कि उसके साथ राइवल कर सके। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि जब हम सुनते हैं सी पैक के बारे में, और अभी भी इसके नंबर्स मैजिकली बढ़ते जा रहे हैं, क्या ये जो फिगर्स हैं, जो एक लेवल में हम देखते हैं कि वजाहत नहीं होती, इस फिगर्स पे काफ़ी इकोनॉमिस्ट सब यही बात करते हैं, हमने पहले भी इस पे बात की है। तो ये जब ये फिगर्स बढ़ रहे हैं, क्या कोई रियलाइजेशन है पाकिस्तान में कि ये कोई गिफ्ट नहीं है, इसमें रीपेमेंट भी है, इसमें ऑब्लिगेशंस भी हैं? इस तरह से आपने जहाँ तक इनकी फिगर्स की चेंज होने की बात की, तो आप देखें ना, इसकी 3 स्टेजेस हैं। पहले तो एक तो अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स थे या शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स थे, फिर मीडियम टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, और फिर अब हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म में जाके किस तरह से इसको प्रोजेक्ट को आगे लेके चलना है। तो प्रोजेक्ट्स यकीनन वो एड अप होते रहेंगे। कुछ उनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस भी आई हैं, ख़ास तौर पे एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में, कि कुछ प्लांट्स उन्होंने, जैसे खास कोल वाले थे जो ओरिजिनल लोकेशन की बजाय उन्होंने कई नए प्लांट्स कर दिए, पिछले वालों को कैंसिल कर दिया। तो थोड़ी बहुत चेंजेस, थोड़ी सी अलाइनमेंट्स, मॉडिफिकेशंस वो विद द कोर्स ऑफ टाइम वहाँ हो रही हैं। जहाँ तक आपने बात की ना कि ये हमें ये थोड़ा सा एक मिसपरसेप्शन, एक लोगों में एक मिथ क्रिएट की जा रही है कि दिस इज़ ऑल गिफ्ट फ्रॉम चाइना। ठीक है ना, ये इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनका हमें लॉन्ग टर्म में उनका लोन रीपे करना है, कुछ वहाँ पे उनकी यहाँ पे उस तरह से ग्रांट्स भी हैं, और
ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک میوچولی بینیفیشل پروجیکٹ کے طور پہ دکھایا جائے تو اس کی پاکستان میں زیادہ اونرشپ ہوگی, زیادہ ایک بہتر اور ریئلسٹک قسم کی آپ سمجھیں کہ ایکسپیکٹیشنز ڈیولپ ہوں گی. ابھی کہا جاتا ہے جی ہم شاید کوئی ان کی لاگس ہے یا ان کی کوئی بہت بڑی ہمارے اوپر فیور ہے جو ہم کر رہے ہیں. چائنا خود اس سے بینیفٹ کرے گا, پاکستان سے بینیفٹ کرے گا, کیونکہ اسٹریٹجیکلی اسے ایک ایگزٹ ملے گا ٹورڈز دا سی کہ اگر وہاں پر اس کا کوئی محاصرہ بھارت یا وہ دوسری پاور جو اسے ہوسٹائل پاورز ہیں وہ کرتی ہے تو اس کو یہ ایک ایکسس رہے گا. تو یہ اسٹریٹجک موو ہے چائنا کی, اپارٹ فرام بینگ دا بزنس اپرچونٹی. نہیں آئی ایگری, لیکن ایک چیز جو ہے آپ نے اگر شری لنکا کا ایگزامپل دیکھا, انہوں نے بھی پارٹنرشپس کی تھی چائنا کے ساتھ, وہ بھی اسی طرح کی فین فیئر تھی, پورٹس اور انفراسٹرکچر, اور وہ ابھی تو وہ کافی خفا ہیں بیکاز وہ جو اس کی اوبلیگیشنز ہیں وہ اس طرح سے میٹ نہیں ہوئی جب انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ تو ہمیں انڈیٹ کیا گیا. ایک اور چیز, جب افریقہ میں چائنیز نے بڑے بڑے پروجیکٹس کیے تھے, کچھ ایریاز میں رائٹنگ بھی ہوئی تھی کہ بیکاز لارج اسکیل امپورٹ آف چائنیز مین پاور بھی اس کے ساتھ آتا ہے, وہ سوسائٹیز میں انٹیگریٹ کرنا, وہ ان کے علاقوں کے جو خود لیبر ہوتے ہیں وہ بھی. تو ان چیزوں کے بارے میں جو ایک ورلڈ ایکسپیرینس ہے جو ہم جانتے ہیں, یہ کیا ہماری تھنکنگ میں ہے؟ جی بالکل, میں نے یہاں پہ مختلف تھنک ٹینکس میں اور کچھ اور اداروں میں بھی بیک گراؤنڈ پہ سنا ہے کہ وہاں پر یہ کنسرنز ریز کی جا رہی ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اس کو چاہیے کہ اپنی جو کنسرنز ہیں اس سٹیج پر ہی چائنیز حکومت کے سامنے رکھے, کیونکہ اس وقت تو ہم بول سکتے ہیں جی ہم اس وقت بڑے خوش ہیں کہ جی ہمیں اتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ہماری اس خوشی کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہماری جو گروتھ میں باٹل نیکس تھی, انرجی کی تھی, اپنا انفراسٹرکچر کی تھی یا کیپٹل کی تھی, وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس سے اوور کم ہو جائیں گے. تو اس خوشی میں لامحالہ ہم جیسے ہیومن سائیکی ہوتی ہے کہ آپ جو فوشی کر رہے ہیں پرابلمز کو وہ آپ ان کو اگنور کر دیتے ہیں. لیکن جو وائس کاؤنسل ہے یہاں پہ وہ یقیناً گورنمنٹ پہ بار بار ان کو کر رہے ہیں کہ جی آپ جب یہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں پروجیکٹس, آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں. میرا خیال میں گورنمنٹ تھوڑی سی, یا کچھ لوگ کہتے ہیں زیادہ, کہ اس کی یہ جس طرح کہ اس پورے پروجیکٹ کے اوپر تھوڑی سی اس نے ایک اوپیسٹی رکھی ہوئی ہے, کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ پروجیکٹ دیے جا رہے ہیں, کس طرح سے ہوگا, ری پیمنٹ ہوگی, کیا ہوگا, ان پہ اس کو ذرا کلیئرٹی دکھانی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بھائی کہ ہم فیوچر جنریشن کو اگر اس سے منسلک کر رہے ہیں یا ان کے فیوچر کو مطلب مستقبل کو ان کو اس سے وابستہ کر رہے ہیں, تو یہ حکومت اس وقت نہیں ہوگی, کوئی اور حکومت ہوگی, تو ان کو کیا اوبلیگیشنز دینی پڑیں گی. جب آپ اس طرح کے ایک اوپیسٹی رکھتے ہیں تو پھر لامحالہ وہاں پر ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک جلدی سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے 4 چیف منسٹرز ہیں, جس میں جیسے پی ٹی آئی کا ہے کے پی میں, ٹھیک ہے, بلوچستان جو ایک سینٹرل ہب بن گیا ہے سی پیک کا. اگر آپ نے ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو کلیئر نہیں کی تو ان چاروں کو آپ نے کیسے آن بورڈ لے کے چائنا چلے گئے؟ ابھی ہم مطلب میں جس طرح سے شاید اس طرح سے بالکل کمپلیٹ پکچر تو آپ کو نہیں دوں. جو میں نے آپ کو پچھلے میں کہا نا کہ ہماری تھوڑی سی کمپلشنز تھیں یہ والی کہ گروتھ کی, کہ جی ہمارا پیسہ چاہیے, ہمیں انفراسٹرکچر چاہیے اور انرجی کی شارٹیج. ابھی ہمارے یہ چاروں جو ایک تو جو چیف منسٹرز ہیں وہ 2 چیزوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ان کو یہ نہ کہے پولیٹیکلی کہ آپ نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ جا رہے ہیں. ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, آپ اس کو اپوز کر کے روک رہے ہیں, تو ایک وہ جو ایک آپ کا نیشنل نیریٹو ہے, دے وانٹ ٹو گو along with it. پھر دوسرا ایک الیکشن آپ کو پتہ ہے جسٹ راؤنڈ دا کارنر, تو یہ سب چاہ رہے ہیں کہ ہم جب جائیں آفس سے اور وین وی گو ٹو دا الیکٹوریٹ ہم بتا سکیں کہ جی یہاں میں نے انڈسٹریل پارک کے لیے آپ کے لیے ایلوکیشن کروائی, میں اتنی وہ ہمارے یہاں پر انویسٹمنٹ ہمارے پروونس میں آ رہی ہے اور ہم نے بھی سی پیک سے بینیفٹ کیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اب ان کے جو جب بات چیت کرتے ہیں تو ایوری ون ٹرائز ٹو اون سی پیک, تو وہ ابھی یہ چیز دو اس کے اوپر مجھے جو اسپیکٹس ذاتی طور پہ سمجھ آتے ہیں کہ ایک آپ نیشنل انٹرسٹ یا نیشنل آپ کی جو ایک نیریٹو ہے اس کے اگینسٹ نہ جاتے ہوئے نظر آئیں, although کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وائز بھی ہو کہ جی آپ اس کو کویسچن کریں, اور دوسرا یہ چیز کہ آپ اپنی الیکٹوریٹ کو کچھ چیز بتا سکیں اور یہ پرسیپشن کہ آپ اس کی راستے میں رکاوٹ نہیں بنے. ہاں ویسے جلدی سے کوئک کویسچن, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے تو یور این ایکسپرٹ آن فارن افیئرز, جب چائنا آخر میں شاید تھوڑا بہت مداخلت کرے ہمارے فارن پالیسی میں, پہلے تو ابھی تک تو وہ انہنڈرڈ ہیلپ دیتے ہیں سیکیورٹی کاؤنسل میں, ویدر اٹس ویپنز, نیوکلیئر ٹیکنالوجی, ان چیزوں میں, لیکن جب وہ کہیں گے کہ آپ کے 3 بارڈر میں مسائل ہیں, آپ کو اپنی پالیسی تھوڑی بہت چینج کرنی ہوگی, کیا مینٹلی پریپیئرڈ ہے اس کے لیے؟
राइट नाउ तो आई डोंट थिंक सो कि जी इस वक्त हमें मुझे गवर्नमेंट में किसी लेवल पे नज़र नहीं आता इस तरह की थिंकिंग, क्योंकि हम चाइना को हमने किसी और एंगल से अभी तक देखा भी नहीं। हम सिर्फ उसको एक अनकंडीशनल दोस्त के तौर पे देखते हैं कि जी वो हमारा दोस्त है। आपने उसके लिए ये डिस्क्रिप्शंस देखी होंगी, आयरन ब्रदर्स, हायर देन द हिमालयाज और डीपर देन द सी और स्वीटर देन द हनी। हम अभी तक उन्हीं क्लिशेस में गुम हैं। ये बिल्कुल रियलिस्टिक क्वेश्चंस हैं जो मेरा ख्याल में हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि हम जब इतनी बड़ी कमिटमेंट के लिए जा रहे हैं, हमारी लिमिटेशंस क्या होंगी, हमारी रिजर्वेशंस क्या होंगी, हम कहाँ तक उनके साथ चल सकते हैं। ओके, थैंक यू। अब हम ब्रेक में जाएंगे। अगले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे पाक इंडिया ताल्लुकात और जो रीसेंट बॉर्डर टेंशंस हो रहे हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू दो राय। अच्छा बाकिर भाई, अब हम बात करेंगे पाक इंडिया ताल्लुकात के बारे में और जो रीसेंट टेंशंस चल रही हैं। जब चीफ भी अपॉइंट हुए थे, उन्होंने कहा था कि उम्मीद यही है कि ये टेंशंस कम हो जाएंगी। ओवर टाइम हमने देखा कि वो उम्मीद जो है ना वो पैन आउट नहीं हो रहा। ये क्यों इतना परसिस्टेंट रहा है, ये क्यों बढ़ता जा रहा है? जो पाकिस्तान इंडिया की जो राइवलरी है या खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल में जी, वो डिस्प्यूट्स जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो इशू है, वो कोर जो इशू है वो कश्मीर का है। और आपको पता है कि पिछले साल से वहाँ पर एक नई फेज़ शुरू हुई है और जिसे कहा जा रहा है कि 1947 के बाद ये सबसे इंटेंस किस्म की मूवमेंट इस वक्त स्टार्ट हुई है। जो वहाँ के ट्रेडिशनल उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे सदर्न कश्मीर से लेके वो अब फैलती जा रही है, सेंट्रल कश्मीर तक पहुँच गई है। और पहले सिटी स्पेसिफिक हुआ करती थी, मतलब सिटीज़ के इर्द गिर्द वो जो प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस वगैरह हुआ करते थे वो अब देहातों में भी, कस्बों में फैल गए। तो इंडिया के लिए एक मुसलसल एक हेडेक बनता जा रहा है। ठीक है, इंडिया में आप देखें कि वहाँ पर साथ साथ जो इंडिया का एक्सट्रीमिस्ट हिंदू आइडियोलॉजी है वो सेंटर में डोमिनेट करती है एंड इट इज़ अपोज टू एनी रेजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर में, चाहे पाकिस्तान के साथ टॉक्स हैं या उस डिस्प्यूट का अंदर इंटरनली डोमेस्टिकली उनके साथ जो लोग अपोज कर रहे हैं वहाँ पर, उनको जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ बातचीत करने वो रेजिस्ट कर रहे हैं। अब जब सिचुएशन, जिस तरह आपने बहुत से इंडियन ऑथर्स ने भी लिखा कि द सिचुएशन इज़ गेटिंग आउट ऑफ इंडियाज़ कंट्रोल, कि अब भारत जो है कि कश्मीर जो है भारत के हाथ से निकलता जा रहा है। अब ये सिचुएशन जब आ रही है तो इंडिया तमाम का तमाम जो है अटेंशन पाकिस्तान के साथ डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक्सचेंजेस होते हैं। कल रात भी आपने शायद, कल पूरे दिन में तकरीबन 7 सेक्टर्स में पूरा दिन जारी रही है, एक्सचेंजेस जारी रही, क्योंकि इंटरनेशनल अटेंशन फ़ौरन से जो कश्मीर के अंदर की सिचुएशन के बाद इंटरनेशनल सिचुएशन की तरफ आई थी, क्योंकि इट्स अ बिगर स्टोरी। जैसे एक चीज़ ये है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये एक्सचेंजेस होती है, फायरिंग होती है, हमने देखा है 20-30 साल से होती आ रही है। एक तो ये है कि ये ऑलमोस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिचुएशन है कि ये चलता रहता है। इनमें जब आपको वरी कब करना पड़ता है कि एक गोली यहाँ से और एक गोली वहाँ से, लेकिन जब हम कहते हैं कि ये टेंशन अब सीरियस हो गई है, वो कैसे पता लगता है? आपने ये तो थोड़ा सा आपने जो से कहते हैं महले ये अप्रोप्रिएट नहीं है कहना कि इट्स पार्ट एंड पार्सल। आप देखें 2003 से लेके तकरीबन 2000, जब से ये मोदी की गवर्नमेंट आने से पहले तक, एक साल पहले तक ये सिचुएशन काफ़ी हद तक नॉर्मल रही। वहाँ पर कुछ साल तो बिल्कुल ही जीरो थी, ब्रीच था। अब लेकिन उसके बाद मनमोहन सिंह के आखिरी सालों में दोबारा से शुरू हुआ था। तो वो एक तो इशू है कि ये डिपेंड करता है कि आपकी रिलेशनशिप की स्टेट के ऊपर, कि जब आपका रिलेशनशिप जिस तरह का होता है उसी तरह वहाँ पर चला जाता है, वो बढ़ती जाती हैं। अब हमने ये पिछले सालों में इतने बढ़ गए हैं, पिछले 200 कुछ थी, उससे 2016 में 15 में लास्ट ईयर 386 हुए। अब के पहले 5 महीनों में 340 के करीब वायलेशंस हो चुकी हैं जो कल तक। तो ये एक आपका एक जिस तरह का रिलेशनशिप का ट्रेजेक्ट्री है उस तरह बढ़ता जाता है। जहाँ तक आपने बात किया ना कि इसकी सीरियसनेस का, कि किस वक्त हम इसको सीरियस लें, एक तो उसका जो मैयर वो ये है कि कभी भी हैवी वेपन यूज़ नहीं हुआ। लास्ट ईयर इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इन 10 ईयर्स, प्रॉब्ली मोर देन 10 ईयर्स, उन्होंने आर्टिलरी यूज़ किया। ठीक है ना। दूसरा इंटेंसिटी ऑफ फायर होता है कि जी अब जैसे कल हुआ कि
एक पूरे इलाके में आपने तकरीबन 7 सेक्टर्स में यकदम से फ्रंट खोल दिया और बड़ी हाई इंटेंसिटी के साथ मोर्टर आपने फायर करना शुरू किए, सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करना शुरू कर दिया। फिर थर्ड जो आता है वो उसकी कैजुअल्टीज़ में आ जाता है कि आप जब आपकी कैजुअल्टी बहुत हाई होना शुरू हो जाए। लास्ट ईयर हमारी तकरीबन 40 सिविलियंस के करीब 40+ सिविलियंस इसमें मारे गए थे। तो ये 2-3 इंडिकेटर्स हैं जब आप उसको डिटर्मिन करते हैं। अब जैसे अपने रात को कल आपने एक आर्मी का स्टेटमेंट लेट नाइट, क्योंकि मेरे लिए ज़रा सरप्राइजिंग था कि अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग वर्डेड था कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस का, जिसमें उसमें वार्न किया गया। तो उसके पीछे जो ये चीज़ थी कि आपने एकदम से इतनी इंटेंसिटी बढ़ा दी है तकरीबन 7 सेक्टर्स में, और प्रॉबली उनके माइंड पे वो पिछले साल सितंबर के अगस्त की बात, जब उड़ी अटैक के बाद इन्होंने क्लेम की थी वो सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स, तो कहीं उस वक्त भी उस रात को इस तरह के वाक़यात हुए तो सुबह सर्जिकल स्ट्राइक का क्लेम लगा हुआ। तो शायद हमारे मिलिट्री प्लानर्स के दिमाग में हो कि किसी तरह उस तरह की जो है ना शरारत करने ना जा रहे हो, तो उनको पहले से हम वार्न कर दें कि अगर आप कोई शरारत करना चाहते हैं तो हम पूरी तरह तैयार बैठे हैं और आपको फुल फोर्स के साथ रिस्पॉन्ड करेंगे, और उसके अगर नताइज जो है अनइंटेंडेड भी हो सकते हैं। अच्छा, वैसे आपने जो बात की यहाँ से ये भी है कि इंडिया के लिए कश्मीर तो एक सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट और बिटवीन स्टेट्स का भी है, लेकिन एक जो शायद डर है और वो किस स्टेट पर अब कश्मीरी है कि अगर ये एक रिलीजियस डायमेंशन ले ले, और जो अब आप देख रहे हैं कि एक आपके पास हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है, और अगर वो जो स्टोरी थी एक ज़माने में कि इंडिया का या कश्मीर का बंदा, उनको एग्ज़ाम्पल ये दे सकते हैं कि रेस्ट ऑफ इंडिया में ये रह रहे हैं, ये एक पार्ट ऑफ सोसाइटी है, वो नैरेटिव तो वीक हो रही है। तो उस लिहाज से क्या ये जो अभी हो रहा है, ये इसकी रिलीजियस डायमेंशन बढ़ गई है या नहीं बढ़ी? वहाँ पर भारत में जो अभी जो मूवमेंट चल रही है वो मैं जो देख रहा हूँ कि एक तो तमाम इंटरसेक्ट जो है वहाँ पर जो मुस्लिम जो आबादी है उसमें एक यूनिफिकेशन सी कि वो इकट्ठे हो के इस मूवमेंट में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है ना। तो उस लिहाज से एक रिलीजियस डायमेंशन मुझे नज़र आ रहा है कि वो सामने आ रहा है। लेकिन इस वक्त रिलीजियस आइडियोलॉजी से बढ़ के जो उनके ह्यूमन राइट्स के हैं मेरे ख्याल में इशू, वो हम फोर फ्रंट पे रखने चाहिए। उससे अगर इस तरह का कोई डायमेंशन है भी तो उसको प्रोपोगेट करने से जो बेसिक ह्यूमन राइट्स के ऊपर वायलेशंस हैं उनको हम शायद कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे लोग, फिर क्योंकि मुसलमान और हिंदू के चक्कर में पड़ जाएंगे। जो बुनियादी तौर पे भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो पिछले साल जैसे बहुत से लोग ब्लाइंड हो गए या बहुत से लोगों को मार दिया गया 100+, तो इंसानी जो है वो उनको हमें प्राइमरी रख के उसके ऊपर इस कश्मीर के केस को प्रमोट करना चाहिए। और अभी हमने इसमें सक्सेस भी देखी है कि दुनिया जो कि अभी भी कुछ हद तक बायस्ड है कश्मीर की तरफ, आप न्यूयॉर्क टाइम्स की या दूसरे पेपर्स की स्टोरियाँ पढ़ें तो शुरू करेंगे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड अपराइजिंग, लेकिन लोगों को पता चल रहा है, लोग ग्रेजुअली इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद यही डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक टू दो राय। जी बाकर भाई, आप ये बताएं कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कश्मीर, ये जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है, ये जो इनफॉर्मल डिप्लोमेसी, अभी जिंदल भी आए थे, क्या ये सक्सेसफुल हो सकता है? और जब हमारे सिविल मिलिट्री रिलेशंस ऐसे हैं कि एक जो आउटसाइड हमारा जो एक एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर है उसमें प्राइम मिनिस्टर नेगोशिएट कर रहा हो इसी इनफॉर्मल चैनल से, क्या ये एटलीस्ट फ्रॉम आवर एंड या उनके एंड से ये इसे कोई नताइज आ सकते हैं? जैसा अभी हमने पिछले सेगमेंट में बात की कि जहाँ पॉलिटिकल रेजोल्यूशन जो है कश्मीर के जो करंट सिचुएशन है उसके लिए इंडिया के लिए ज़रूरी है कि कश्मीरियों से बात करे, इतना ही ज़रूरी है कि पाकिस्तान और भारत भी एक दूसरे के साथ एंगेज करे। बैक चैनल डिप्लोमेसी एक जो है वो अपना एक इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है डिप्लोमेसी में, लेकिन थोड़े से क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पर आप लोग जिस तरह से इसको ये हुकूमत लेके चल रही है, ठीक है। हम लोगों ने पहले भी बैक चैनल्स चलाए हैं भारत के साथ और किसी हद तक कामयाबी के साथ भी चलाए हैं, लेकिन जहाँ पर वो जिस तरह का चॉइस ऑफ मैसेंजर के ऊपर आ जाता है, जैसे जिंदल के बारे में उसकी पर्सनालिटी के बारे में लोगों ने कुछ रिजर्वेशंस की हैं, आपने खुद भी देखी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर।
प्राइम मिनिस्टर की फैमिली उसको कह रही है कि इज ए पर्सनल फ्रेंड, जो बैक चैनल ट्विटर की बात नहीं है, बैक चैनल में आप अपने डेजिग्नेट करते हैं अपने फोकल पर्सन्स, वो आपस में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं। इस तरह की चीज़ के लिए आप उसको एक पर्सनल टच दे दें क्योंकि दिस इज़ अ सीरियस बिजनेस, आपको एक आता है मिल के फिर चला जाता है। तो दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट इसका एलिमेंट है वो ये है कि आपने अगर इस तरह की एक्टिविटी में एंगेज करना है तो आपको पता है कि भारत के बारे में एक बहुत डीप रनिंग मिसट्रस्ट है मुल्क के अंदर, जो सिचुएशन कश्मीर में चल रही है। आपने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन द बैकग्राउंड आपने उसके ऊपर ऑन बोर्ड लें, उनको बताएं कि आप क्या डिस्कस कर रहे हैं और आपका टारगेट्स क्या हैं, उस पर अचीव क्या करना चाहते हैं। यकदम लोगों के लिए सरप्राइज आएगा और उसके बाद आपको देखें कि आप लॉ ऑफ द कंट्री को भी वायलेट कर रहे हैं। वीज़ा इस्लामाबाद का है, आप उनको दूसरे शहर में भी, क्योंकि इंडियंस के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत से फॉरेनर्स पे भी और पे भी है कि दूसरे शहर में जाने के लिए उनको दे नीड अ सेपरेट एंडोर्समेंट ऑन देयर पासपोर्ट। लेकिन अगर पूरा ब्रेक डाउन आया हुआ है तो थॉ करने के लिए ये नहीं करना होगा कि आप जो भी ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट है पहली दफ़ा उन्हीं को ले आए। लेकिन आपको कुछ सेट रूल्स के तहत तो मूव करना है। आपने जब तक आपको आपके मुल्क में आपकी जो इनिशिएटिव है उसकी ओनरशिप नहीं होगी, जब आपके मुल्क में आपको डिस्ट्रस्ट के साथ देखा जाए आपकी मूव को, तो वो सक्सीड नहीं हो सकती। जो कुछ आपने करना है उसको आपने अपने मुल्क में पहले से उसके लोगों में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी डेवलप करनी है। पब्लिकली ये नहीं होता कि आप जाके कहते हैं जी फलां तारीख को जनरल साहब आ रहे हैं, मैं उनके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन आप एक लेवल के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, उनको बताते हैं कि हम ये इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे एक थॉ आएगा और उसमें हमें प्रोग्रेस हम करने का एक मौका मिलेगा। जब ये यकदम चीज़ें होती हैं और उसको आपकी फैमिली एक्सप्लेन करती है बजाय कि फॉरेन ऑफिस आके एक्सप्लेन करे कि ये हमारा इनिशिएटिव है, बातें बाहर निकल आती हैं, उस पर रिस्पॉन्स फॉरेन ऑफिस से आना चाहिए था, उनकी फैमिली की तरफ से है कि एक पर्सनल फ्रेंड है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन करने की कोई हक नहीं है। तो ये चीज़ें इस तरह से लोगों में एक नेगेटिव उसका इम्प्रेशन जो है वो क्रिएट होगा। आपको ओपन रहना चाहिए, ठीक है, बैक चैनल आप चलाएं, लेकिन थोड़ा सा एक सेट रूल्स जो उसके बैक चैनल डिप्लोमेसी हैं उनके उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ वैसे ये भी जब हम भी बैक चैनल डिप्लोमेसी इस्तेमाल है, हमारा पॉइंट मैन कौन है पाकिस्तान में जो ये कर सकता है? पहले तक तो शहरियार साहब थे। हाँ। ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है कि जिसको भी वो समझते हैं उनका कॉन्फिडेंट है उसको अपॉइंट करे। उधर से भी एक प्रॉपरली एक अपॉइंट होता है, उनके दरमियान फिर वो मीटिंग्स होती रहती हैं अवे फ्रॉम द मीडिया, जो थे ग्लेयर, वो जाके मिलते रहते हैं और डिस्कस करते रहते हैं। जब कोई ब्रेक थ्रू करीब होता है तो वो जाके फिर प्राइम मिनिस्टर्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में जनरल मीटिंग का जहाँ तक बैक चैनल को स्टार्ट करने का भी हो सकता है पॉसिबिलिटी हो, लेकिन जो मुझे इमीडिएटली नज़र आ रहा है वो ये था कि शायद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने जा रही है जून में, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी और नवाज शरीफ की मीटिंग कराई जाए, क्योंकि इंडिया के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है बाहर अपने इंटरनली कश्मीर के हवाले से कि अगर कश्मीर के जिस तरह की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। हमने देखा है कि अभी ये जो सिचुएशन बनी हुई है ये विंटर और स्प्रिंग के दिनों की है, अभी समर आ रहा है जिस वक्त इसमें मोमेंटम बढ़ जाता है, तो भारत के ऊपर प्रेशर यकीनन है कि पाकिस्तान को एंगेज करे। अगरचे वो इससे कतरा रहा है लेकिन एक मजबूरी बनी हुई है उसकी, वो बातचीत शायद नवाज शरीफ से करना चाहे। हमने इसी तरह से पहले भी देखा कि दिसंबर में 2015 थी, मोदी साहब अचानक लाहौर आए। वैसे एक चीज़ जल्दी से सवाल ये पूछना है कि अगर क्या अब इंसेंटिव ऐसे बन गया है कि हमारी तरफ से जो एक था कि जैसे आपने कहा न्यूयॉर्क टाइम्स भी कहता है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ये सब कुछ, अगर हम जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं या एसेट्स हैं उनको अब विड्रॉ करें, बिकॉज ये जो कश्मीर में हो रहा है ये अपने इम्पटस से बढ़ रहा है और भी बढ़ेगा। और जो अभी एक इंडिया की तरफ से जो उनको एक एडवांटेज है कि वो अपना ब्लेम जो है ना, जो अपनी पॉलिसी का ब्लेम है वो पाकिस्तान पे डाल सके, क्या ये हमारे लिए पॉसिबल होगा? जी बिल्कुल। अब मेरे ख्याल में इस वक्त जो कश्मीर में फेस चल रहा है और क्वाइट वाइजली इस वक्त वो सारे का सारा जो है इंडिजियसली ड्रिवन है, अनलाइक 90s या 80s की जो बात होती थी कि उस वक्त यहाँ से कहते थे मिलिटेंट जाते थे, वो उनके ऊपर अभी तक स्टिग्मा लगा हुआ है, इंडिजियसली ड्रिवन है। ठीक है, यही बात हम कंटिन्यू करेंगे अगले सेगमेंट में एक और पर्सपेक्टिव से। विल बी बैक सून। अब हम डिस्कस करेंगे यूएस पाकिस्तान ताल्लुकात इन लाइट ऑफ जो अभी उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं अपने कांग्रेस को, इनके इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, कि पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर में ज़रा हल्का रहा है।
ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو دو رائے. اچھا باقر صاحب, ابھی انٹیلیجنس ایجنسیز یو ایس نے کانگریس کو بتایا کہ پاکستان اسٹل نیڈس ٹو ڈو مور, تو یہ اب کیا مسئلہ ہے؟ یہ امریکہ کی ایک بہت پرانی جسے کہتے ہیں کہ کمپلینٹ ہے پاکستان کے ساتھ, اور اس کا ایک ہسٹوریکل آپ کو پتہ ایک پرسپیکٹو بھی ہے کہ ہم نے افغان طالبان کے ساتھ اوور دی ایئرز انوالو رہے ہیں, اور وہ اتنی آسانی سے چلی نہیں جائے گی. کم سے وجہ اس کی یہ ہے کہ افغانستان میں جو ایک اسٹیل میٹ اس وقت چل رہا ہے, طالبان کافی حد تک اپنی اسی پوزیشن پہ اڑے ہوئی ہیں, ان کو ڈیفیٹ نہیں ہوئی. اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے, وہ ایک نئی کوشش کرنے جا رہی ہے. آپ شاید یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ خاص ذکر کیا ہے کہ انڈیا میں بھی جو ہمارے گروپس ہیں ان کا بھی ذکر ہوا ہے. انڈیا میں کیونکہ انڈین لابینگ وہاں جتنی ہوتی ہے, لشکر طیبہ کی بات ہوتی ہے, وہ جا کے انڈیا اپنی جو ایک پرسسٹنٹ ایک کمپلینٹ وہ ان کے ساتھ اچھی طرح سے لابینگ کرتا ہے. لیکن جو امریکہ کی جو پرائمری کنسرن ہے وہ افغانستان ہے. وہ ضرور بات کرتے ہیں ایل ای ٹی کی تھوڑی سی انوالومنٹ افغانستان میں بھی رہی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن جو امریکہ کا اصل سردرد اس وقت ہے وہ افغانستان ہے. افغانستان میں ایک اسٹیل میٹ چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ سسٹین نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان اس کو سپورٹ نہ کرے, ٹھیک ہے. وہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ آپ ان کی سپورٹ وڈرا کریں, ان کو پش کریں ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف. امریکہ میں اب یہ ہو رہا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ایک نئی پالیسی کی طرف جا رہی ہے جہاں پر وہ کچھ ٹروپس میں بھی اضافہ کرنے جا رہے ہیں, کوئی نئی پاورز دینے جا رہے ہیں اپنی جو وہاں پہ ایئر فورس کو کہ ایئر اسٹرائکس کرنے کے لیے, اور مزید بجٹ بھی اس کے لیے الوکیٹ کر رہے ہیں. کوئی $32 بلین تقریباً لے کے جانا چاہتے ہیں کہ وہاں پر اینولی وہ اسپینڈ کریں گے. تو اتنی انویسٹمنٹ کے بعد امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کو ایک رزلٹ دکھائیں کہ افغانستان میں وہ اسٹیل میں ٹوٹ پڑا ہے, اور اس کو ہم نے افغان طالبان کو پش کیا ہے کہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف جائیں. جب تک افغان طالبان بیٹل گراؤنڈ پہ مار نہیں کھائیں گے وہ اس نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف نہیں جائیں گے. ابھی اسپرنگ اوفینسو لانچ ہوا ہے, اس دفعہ خطرہ ہے کہ ان کو شاید کوئی پروونشل کیپٹل بھی ان کے جو ابھی تک 2001 کے بعد نہیں ہوا وہ ان کے ہاتھ لگ جائے, تو یہ ایک بڑا ان کے لیے بڑی ایک سکسیس ہوگی. تو یہ امریکہ کی اصل پریشانی ہے. تو آپ ویسے ایک اور چیز یہ بھی ہے, اگر آپ دیکھیں پاکستان کی جو اپنی پوزیشن ہے, جو سینکچوری اسپیس جو ہم کہتے ہیں حقانی نیٹ ورک کا, وٹ ول اٹ ٹیک کہ پاکستان کہہ دے کہ ہم بالکل جو ٹو دا لائن والا سین ہے؟ بیکاز پاکستان کا تو یہی ہے کہ اگر یہ ایک آرٹیفیشلی پراپڈ گورنمنٹ ہے, اگر اسے گرنے ہی آخر میں تو جو آکیوپائنگ اسپیس دوسری آئے گی اس کے ساتھ تعلقات اچھے رکھ لیں. کیا اس تھنکنگ میں کوئی چینج آئی ہے؟ یہ تھنکنگ تو میرا خیال میں کہ اب آپ سب کے سامنے ہے کہ جو پاکستان کی پوزیشن رہی ہے, لیکن پاکستان کا جو کنسرن ہے وہ جو بگر یہاں پہ ایشو ہے وہ انڈیا کے ساتھ اس کا, وہ اس سے وہ ایمنیٹ کرتی ہے. پاکستان کو اگر ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے ایشورنسز دے دی جائے تو میرا خیال میں اس کے اوپر پروگریس ہو سکتی ہے. کیوں پاکستان کا جو بیسک کنسرن افغانستان کے ساتھ یہ ہے کہ اگر وہاں ابھی بھی کوئی زیادہ فرینڈلی رجیم نہیں ہے, کہ کوئی اور ہاسٹائل رجیم آ جاتی ہے اور وہ پاکستان کے لیے پرابلمس کریٹ کرتی ہے, تو وہ شاید ان لوگوں کا ٹرسٹ لوز نہیں کرنا چاہتے طالبان اور دوسرے گروپس کا جو ایک پاسبل کنٹینڈرز ہیں پاور کے لیے وہاں پر. تو پاکستان کو اگر یونائٹڈ اسٹیٹس وہ جو اس کو خطرات ہیں جو بارڈرز کے اوپر اسپیشلی انڈیا کی طرف سے ان کے اوپر کوئی ایشورنسز دے دے, وہ پرابلمس کو ریزالو کرا دے. کشمیر کی ہم بات کر رہے تھے, اس پہ اگر پروگرس ہو جاتی ہے, ٹینشنز کم ہو جاتی ہیں, ریسیڈ کر جاتی ہیں انڈیا کے ساتھ, تو ان کا امپیکٹ لامحالہ افغانستان پہ بھی پڑے گا. ویسے یہ جو اکثر باتیں آتی رہتی ہیں کہ اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیرر ڈیزگنیٹ, لابیز بھی ہیں امریکہ میں جو کوشش کری ہے کہ پاکستان یہ بن جائے. اب جب ان کی انٹرسٹ بھی ہے کہ ایک سرج شاید ہو نہ, لیکن جو بھی ہو ایک نیو پالیسی لا رہے ہیں, ہم اس اسٹیٹ سے تو بہت دور ہے فی الحال, لیکن جب ہم انچ کرتے ہیں اب ہماری جو اپنی پالیسی ہے ایک اور ریجنل پاور کے ساتھ ہم نزدیک ہو رہے ہیں اور ہمارے امیڈیٹ ٹینشنز بھی کافی بڑھ چکی ہیں, تو اس کیس میں ہم ابھی کیا ہم اس کی طرف انچ کلوزر ہو رہے ہیں یا وہی رہے کہ یہ صرف ایک تھریٹ رہے گا افغانستان کے حوالے سے؟ ہاں جی. نہیں, جو ہے ہمارا کہ یہ تھریٹ تو ہے, ایک پرسیو تھریٹ ہے, دیٹ کوڈ میٹیریلائز ایٹ اینی ٹائم, ٹھیک ہے نا, جو وہ کسی وقت اسٹیج پہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. آپ نے حالیہ بارڈر ٹینشن بھی وہاں پہ افغانستان کے ساتھ آپ نے دیکھ لی. افغانستان چونکہ اس کو امریکہ کی یہ شے ملتی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جب بات کرتا ہے تو وہ بھی جو اپنے پرانے جو ایشوز ہیں ان کو بھی ری ایمفسائز کرنے کے لیے, بارڈر انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے, آپ نے دیکھا چمن میں پچھلے دنوں ہوا, تو یہ ایک پرابلم رہے گا جب تک کوئی
सेटलमेंट इसका कोई बड़ा सेटलमेंट नहीं होगा। पाकिस्तान को जो उसके इंटरेस्ट में है, जैसा कि हमने देखा कश्मीर में भी उसकी इंडिजिनस नेचर होने की वजह से जो उसको सपोर्ट ग्रेजुअली बढ़ रही है इंटरनेशनल लेवल पे, इसी तरह अगर पाकिस्तान अपने आप को अफगानिस्तान से रिट्रैक्ट कर लेता है तो वो काफ़ी हद तक वो एक जो पाकिस्तान के ऊपर जो एक नेगेटिव परसेप्शन है वो भी दूर होगा। जो चाइना की पॉलिसी है मेरा ख्याल में उसके ऊपर अगरचे अमेरिका का एक ऑब्जेक्टिव है कि उसको कंटेन करना, लेकिन पाकिस्तान उसमें एक आखिरी चीज़ जो हमारी सिक्योरिटी थिंकिंग है उसमें प्राइमेसी सिक्योरिटी को मिलती है और ममालिक में ट्रेड सिक्योरिटी बनाती है। क्या हम इसके कुछ चेंज आ सकते हैं इसमें? जब एक पीस कंडीशन होगी मुल्क में तो यकीनन इकोनॉमिक ग्रोथ और ट्रेड की तरफ जाएंगे। जब आपके सर के ऊपर हर वक्त थ्रेट, एक परपेचुअल थ्रेट रहेगा आपके बॉर्डर्स के ऊपर, तो यकीनन वो उसको प्राइमेसी मिलेगी, क्योंकि आप जब तक उसको एड्रेस नहीं करेंगे आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ट्रेड फ्लरिश नहीं हो सकती। तो हमें इस वजह से हमारी जो फ़ौज की या हमारी जो फॉरेन पॉलिसी का इस वक्त जो आपका कह रहे फोकस है, अगरचे हमारी प्रोनाउंसमेंट से हम इकोनॉमिक कहते हैं लेकिन वो सिक्योरिटी ही रहता है, सिक्योरिटी ड्रिवन ही है। जी जी ठीक है। वेल, थैंक यू सो मच बाकिर साहब, आज के प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया आपका हिस्से लेने का। इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट वीक।